हेलो बच्चा लोग मेरे, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई। तो बच्चा आज की ये जो हमारी क्लास है ना, आज हम लोग इस क्लास में छंद का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक है। आपके एग्जाम में ना इससे प्रश्न भी बहुत आते हैं। तो भाई आज पढ़ने के बाद ना अब आपके एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा ना, आप उस प्रश्न को बहुत आराम से कर ले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं कि इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चा। तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने जाना था रस क्या होता है। काव्य में रस का मतलब क्या था? आनंद था। यानी कि जब हम कोई चीज पढ़ते थे, कोई चीज सुनते थे या फिर कोई चीज देखते थे, तो हमें जो वो अनुभूति होती थी ना, वो जो हमें आनंद मिलता था ना, उसे ही हमारे हिंदी में क्या कहा जाता था? रस कहा जाता था। हम लोग रस के भेद पढ़े थे, रस के कौन कौन से भेद होते हैं। और उसके बाद जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि रस से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं भाई आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे बच्चा छंद क्या होता है। हम लोग छंद के भेद पढ़ेंगे और उसके बाद छंद से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं, उन प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो चलिए भाई कमर को कस लीजिए और चलते हैं, देखते हैं ये छंद जो है वो हमसे कह क्या रहा है। तो देखो बच्चा, छंद जो शब्द है ना, सिर्फ अगर मैं शब्द की बात करूं तो छंद जो है वो संस्कृत के छिदि धातु से बना हुआ है। यानी कि पहला महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही बन गया कि छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से निकला हुआ है। तो किस धातु से? छिदि धातु से निकला है। और छिदि का अर्थ क्या होता है? ढकना या फिर आच्छादित करना, इसका अर्थ होता है। सर्वप्रथम छंद की अगर मैं बच्चा चर्चा की बात करूं ना, तो ऋग्वेद में सबसे पहले छंद की चर्चा की गई थी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चा, जो व्याकरण होता है ना, व्याकरण यानी कि जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारी चीजें किस में आती है? गद्य में आती हैं। यानी कि जिस तरीके से व्याकरण गद्य को व्यवस्थित करता है, उसी तरीके से जो छंद होता है ना, वो हमारे किसको व्यवस्थित करता है? पद्य को व्यवस्थित करता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कभी भी आपको पूछ लिया जाए व्याकरण किसको व्यवस्थित करता है, तो गद्य को बच्चा, और छंद किसको व्यवस्थित करता है बच्चा मेरे? तो वो पद्य को व्यवस्थित करता है। ठीक है ना। अब बात आती है कि ये जो छंद है, क्या उसका कोई अन्य नाम है? जैसे हमारा नाम घर का अलग है, स्कूल का अलग है, आपका नाम घर का अलग है, स्कूल का अलग, मामा के यहाँ अलग, चाचा के यहाँ अलग, ताऊ के, सबका ऐसे ही होता है। ठीक है ना। तो छंद ने कहा कि हाँ, जब आप सबका अलग नाम हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है? तो बच्चा छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल शास्त्र है। क्यों भाई इसको हम लोग पिंगल के नाम से जानते हैं? क्यों इसे पिंगल शास्त्र कहा जाता है? क्योंकि इसके जो प्रणेता है ना, छंद के बारे में जिन्होंने बताया था ना, वो कौन थे बच्चे? पिंगल नाम के ऋषि थे। ठीक है। तो पिंगलाचार्य ने छंद सूत्र में छंद का सुसंबंध वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। और इसी आधार पर छंद शास्त्र को क्या कहा जाता है? पिंगल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि छंद का अन्य नाम क्या है? पिंगल। अगर ये पूछा जाए कि भाई छंद शास्त्र का क्या नाम है, तो बस बच्चा पिंगल के आगे शास्त्र लिख देना। ठीक है ना। छंद के आदि प्रणेता कौन है? तो भाई पिंगल नामक जो ऋषि थे, वही थे छंद के कौन? आदि प्रणेता। यहां तक सभी का डर ना। कोई भी अगर किसी भी पॉइंट्स में कोई भी गड़बड़ लगे, कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आए ना, तो बेझिझक होकर इसको पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज बता दीजिए, हमको समझ में नहीं आया। अब देखो, छंद की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, तो जिन रचनाओं में, यानी कि बच्चा कोई रचना दिया है, ठीक, उन रचना में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, इन सब पर बल अगर आ रहा है, तो उसे ही बच्चा क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अर्थात अक्षरों की संख्या, योम, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति से संबंध विशिष्ट नियमों नियोजित पद रचना क्या कहलाती है बच्चा? छंद कहलाती है। यहां तक सभी का क्लियर हो गया।
मतलब कोई भी रचना हुआ, उस रचना में आपको वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, इन सारी चीजों को अगर देखा जा रहा है, ये सारी चीजें आ रही है, तो वही बच्चा क्या है, छंद है। ठीक है ना। अब बात आता है कि मैम ये मात्रा क्या है, ये यति क्या है, गति क्या है, तुक क्या है, तो इसको हम लोग क्या है आगे पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए अब बात आती है छंद के अंगों की बच्चा। ठीक है, तो देखो छंद की रचना प्रक्रिया को समझने के लिए हमें उसके अंगों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, कि मतलब जो हमारा छंद है उसके अंग कौन कौन है। तो सबसे पहला क्या है बच्चा, वर्ण। वर्ण क्या है, इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, अक्षर के नाम से जाना जाता है। यह छोटी सी ध्वनि है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जो वर्ड होते हैं ना, जो अक्षर होते हैं ना, आप उनको चाहे कि हम इनको तोड़ दें, तो ना बच्चे ना, आप उनको तोड़ नहीं सकते। और इनके पता है दो भेद होते हैं। एक कौन होता है, एक होता है हर्ष, जिन्हें हम एक मात्रिक कहते हैं। तो इसमें देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा समय यानी कि बच्चा एक मात्रा का समय लगता है, वो हमारा क्या है, हर्ष वर्ण कहते हैं। और हर्ष वर्ण आप सभी को पता है ना कि चार होते हैं ना, कौन कौन है, अ, ई, उ और री, यही चार वर्ण होते हैं बच्चे जिन्हें हर्ष वर्ण के नाम से जाना जाता है, और इनकी एक मात्रा मानी जाती है। यानी कि अगर कभी भी हर्ष वर्ण है या उससे युक्त कोई भी व्यंजन है बच्चे, हमेशा उनको इस तरीके से निशान लगाएंगे उन पे, यानी कि उन्हें हमेशा एक गिनती मानेंगे, उन्हें हमेशा एक मात्रा मानेंगे। याद रखिएगा, हर्ष वर्ण है या उससे युक्त कोई भी व्यंजन है, उसको हमेशा एक डंडे से निरूपित करेंगे और उसे कितनी मात्रा मानी जाएगी, एक मात्रा मानी जाएगी। दूसरा क्या है हमारा, दीर्घ। ठीक है, दीर्घ कहता है कि आपको कोई वर्ण दिया गया है, ठीक है, उन वर्णों में हर्ष से ज्यादा यानी कि 2 गुना अगर समय लग रहा है उन वर्णों के उच्चारण में, तो उसे दीर्घ कहते हैं। और दीर्घ में कौन आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, यही तो दीर्घ वर्ण है ना। तो अगर ये अकेले हो या फिर इनसे युक्त कोई भी व्यंजन आपको दिखाई देगा, आप हमेशा उन्हें बच्चा यस से निरूपित करोगे और उन्हें गिनती 2 मानोगे। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए आपको लिख के दे दिया गया कमला, ठीक है, अब देखो यहाँ पे छोटा है, उससे मतलब छोटा की मात्रा लगी ना, यानी कि इसको ऐसे देंगे, माँ को ऐसे। अब ला पे बड़ा की मात्रा, तो इसको इस तरीके से निरूपित, यानी कि इन्हें 1 1 2 और ये इनको 2 गिनती देंगे, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्लियर हो गया ना ये पॉइंट्स। कहीं पे अगर ऐसा लगेगा कोई भी पॉइंट्स नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना बच्चे। अब देखो मात्रा क्या होता है, मात्रा केवल स्वर की होती है। छंद शास्त्र में मात्रा को कई संज्ञाएं दी गई है, जैसे माता, मत, कला, कल, ये सारे इनको क्या है, नाम दिए गए हैं। मात्रा के किसका होता है, केवल स्वर की, कभी व्यंजन की मात्रा, क्योंकि व्यंजन तो हमारा ऑलरेडी स्वर से मिलकर बना होता है ना। व्यंजन क्या कहता है, स्वर की सहायता से बनने वाले जो वर्ड होते हैं, तो वो तो खुद है बेचारा स्वर से मिलकर बना, तो उसमें कहाँ मात्रा होती है। तो जो मात्रा लगती है ना, जैसे छोटा मात्रा, बड़ा मात्रा, छोटी बड़ी, ये किसमें लगता है, ये तो सिर्फ स्वर में होता है ना। अब देखो वर्ण और मात्राओं की गिनती में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, ये होता है कि जो वर्ण होते हैं ना, वो साश्वर, अक्षर और मात्रा सिर्फ किसके होते हैं, स्वर के होते हैं। यानी कि जो वर्ण है, वर्ण सभी का, स्वर व्यंजन जो भी रहेगा सब में वर्ण आप गिनेंगे, लेकिन मात्रा जो होता है वो किसका होता है, सिर्फ स्वर का होता है। ये पॉइंट्स क्लियर हो। अब देखो वर्ण मात्रा की गणना कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ना, मोक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, ये एक लाइन दिया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें हमें वर्ड गिनना है कि भाई ये जो लाइन दी गई है इसमें बच्चा कितने वर्ड है। तो देखो माँ 1 वर्ड हो गया, का 2 वर्ड हो गया, हा 3 वर्ड हो गया, ई 4 वर्ड हुआ ना, वा 5, चा 6, ला 7। मतलब हमें सिर्फ क्या मात्रा क्या लगा, उससे नहीं हमें गिनती करनी है, वर्ड में सिर्फ हम क्या गिनेंगे, वर्ड को गिनेंगे। अब जैसे देखिए मात्रा गिनना हो तो इस पे मूक पे कैसी, जैसे माँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, यानी कि हम इस पे दीर्घ है तो 2 मात्रा यस से निरूपित करेंगे, का स्वर है तो 1 मात्रा, ठीक है। ये तो मान लीजिए ऐसे में अगर आपको समझा दूं एकदम सिंपल वे में, जान लीजिए लिख के दे दिया गया
एक सिंपल सी मैं लाइन लिखती हूं, राम घर गया। ठीक है, मान लीजिए एक छोटी सी लाइन दिया गया है। ठीक है, अब देखो, अब आपसे पूछा गया इसमें वर्ड कितने हैं, तो भाई रा हमारा एक वर्ड हो गया, मा 2 वर्ड हो गया, घा 3 वर्ड हो गया, रा 4 वर्ड हो गया, गा 5 वर्ड हो गया, या 6 वर्ड हो गया। यानी कि हमें क्या उस पर क्या मात्रा लगी, इससे कोई मतलब नहीं था बच्चा। हमें किससे मतलब था, उस पर जो वर्ड थे ना, हमें उससे मतलब था। अब बात आती है इस पे मात्रा क्या क्या लगेंगे। तो देखो, रा पे क्या है, बड़ा की मात्रा, यानी कि रा को हम यश से निरूपित करेंगे, दीर्घ है ना। मा पे छोटा की मात्रा, इसलिए एक डंडा एक मात्रा। घा पे आ की मात्रा एक, रा पे आ की मात्रा एक, गा पे आ की मात्रा एक, या पे बड़ा की मात्रा, इस तरह से। अब ये जो हमारे हो गए ये मात्रा हो गए। वर्ड 6 है, मात्रा क्या है, 2 1 3 4 5 6 7 8, 8 मात्रा हो गई। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए आपको वर्ड में क्या है, आप सिर्फ वर्ड गिनेंगे कितने वर्ड हैं, और मात्रा में हम क्या होता है कि जो हम मात्रा लगाते हैं, किसका होता है मात्रा, सिर्फ स्वर का होता है। हम उनके आधार पर उनकी क्या करते हैं, गिनती करते हैं। ठीक है ना बच्चे, क्लियर ना। चलो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से पूछिएगा। आप एक बार पूछोगे ना बच्चा, हम आपको 10 बार बताएंगे। लेकिन क्या होना चाहिए, लेकिन समझ में आना चाहिए ना, नहीं तो फिर यही होगा कि हम ऐसे चिल्लाते रहे और आपको समझ में नहीं आता। अब देखो यति क्या होता है। यति कहता है कि जब हम छंदों को पढ़ते हैं, यानी कि जब आप दोहा चौपाई ये सब पढ़ते हो ना, तो कहीं कहीं पे आपको रुकना होता है ना। जैसे आप कहोगे श्री गुरु चरण सरोज रज, रुके ना, निज मन मुकुर सुधार, रुके ना आप। तो वही जब आप कोई भी दोहा चौपाई कुछ भी पढ़ते हो ना, तो जो आप रुकते हो, जहां पे आप विराम लेते हो, जहां पे आप थोड़ा सांस लेते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, यति कहा जाता है। जब हम कोई गद्य पढ़ते हैं, जब कोई कहानी पढ़ते हैं, जब हम उसमें कहीं रुकते हैं तो उसे विराम चिन्ह, लेकिन जब हम बच्चा पद्य पढ़ते हैं और उसमें कहीं रुकते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, यति के नाम से जाना जाता है। तो वही चीज इसमें लिखा गया है कि छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, यानी कि रुकना पड़ता है। उन्हीं विराम स्थलों को यति की संज्ञा दी गई है। नियमित वर्णों अथवा मात्राओं पर यति क्या होता है, लागू होता है। मतलब वर्ण और मात्रा पे हम क्या होते हैं, रुकते हैं, तो उसी पे आपका यति लागू होता है। अगला है गति। गति का मतलब होता है ना कि जब आप पढ़ते हो, ठीक है, आप पढ़ना शुरू करते हो, मान लीजिए कि यही जो है हनुमान चालीसा ही पढ़ रहे हैं अगर आप, कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। तो एक क्या होता है, एक प्रवाह की अनुभूति होती है ना, एक उतार चढ़ाव की अनुभूति होती है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक बार आप थोड़े नीचे फिर ऊपर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, मतलब क्या होता है, एक लय होता है ना, तो बस उसे ही बच्चा क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। तो देखिए छंदों को पढ़ते समय एक प्रवाह है, यानी कि एक धारा की अनुभूति होती है, और वही जो धारा की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। अब तुक का मतलब क्या होता है, छंदों को पदांत में अक्षरों की समानता पाई जाती है, यानी कि जब आपका कोई दोहा है, कोई चौपाई है, उसके अंत में क्या होते हैं, समान अक्षर होते हैं। ठीक है, तो वही जो समान अक्षर होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, तुक कहा जाता है। अब इसमें एक तुकांत होता है, यानी कि तुक वाले छंदों को, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर ऊपर की लाइन में जोई आ रहा है और नीचे की भी लाइन में जोई आ रहा है, ठीक है, तो वो तुकांत है, मतलब दोनों में समानता है। लेकिन अब देखो दोनों में समानता है, अक्षरों में समानता है, तो ये तुकांत। अगर मान लीजिए ऊपर जोई आ रहा है बच्चा और नीचे क्या आ रहा है, सोई आ रहा है, तो देखो दोनों का लय समान है, लेकिन दोनों के जो शब्द हैं वो अलग अलग है, यानी कि ये आतुकांत है। अक्षरों में समानता दोनों, मात्रा दोनों समान है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें समान समान है इसलिए तुकांत, इसमें थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन दोनों का लय जो है वो सेम टू सेम है, इसीलिए ये आतुकांत। तो सभी को समझ में आ गया कि कोई भी छंद है, कोई भी दोहा चौपाई कुछ भी है, उसके अंत में जो समानता पाई जाती है उसे ही बच्चा क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। अगर समान शब्द अंत में है तो वो तुकांत, यदि थोड़ा सा अलग अलग शब्द हैं
ठीक है, लेकिन दोनों की जो क्या है, लय एक ही है, तो वो आपका आ तुकांत कहलाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना बच्चे? बाकी नहीं समझ में आएगा तो हम हैं। अब देखो चरण क्या होता है, पद क्या होता है, या पाद क्या होता है। तो देखिए प्रत्येक छंद में कम से कम कितने 4 चरण होते हैं। जैसे आप कोई भी दोहा ले लेंगे, चौपाई ले लेंगे, सोठा, तो मतलब कम से कम क्या होता है, 4 चरण होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 6 चरण आपको दिखाई देते हैं, लेकिन जब 6 चरण आएगा ना तो वो 2 लोगों से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक छंद में कम से कम पूछा जाए कितने चरण, तो 4 चरण, अर्थात प्रत्येक पंक्ति अर्थात छंद को चतुर्थास भी कहा जाता है। चरण को पद या फिर क्या कहते हैं, पाद भी कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट से लघु या गुरु, इसको ध्यान से देखिएगा, इनका बड़ा खेल है। तो छंद शास्त्र में हर्ष को लघु और दीर्घ वर्ण को क्या माना जाता है, गुरु माना जाता है। मतलब अगर हर्ष वर्ण है तो उसे क्या है, उसे लघु माना जाता है, एक डंडा दिखाई देता है। अगर दीर्घ वर्ण है तो उसे बच्चा क्या कहा जाता है, गुरु, यानी कि उसे यश से हम निरूपित करते हैं। तो दीर्घाक्षर को गुरु जिसका चिन्ह यश होता है, इसके विपरीत जो हर्षाक्षर होता है उसे लघु जिसका चिन्ह आप इस तरीके से लगाते हो। ठीक है ना। अब देखिए लघु की पहचान क्या क्या है, आ ई उ री जैसे स्वर या फिर इनसे युक्त कोई भी व्यंजन है, यानी कि चाहे वो इस तरीके से दे दिया जाए हर्ष वर्ण या उनसे युक्त व्यंजन। जैसे मान लीजिए हम का को लेते हैं, का, ठीक है, दिया रहता ना कि कु, क्री। अब देखिए अब ये क्या है, ये हमारा हर्ष स्वर से युक्त व्यंजन है ना। किसी भी व्यंजन पे तो हम खाली का लिए हैं, तो चाहे ये इस रूप में दिए रहें या फिर ऐसे दिए रहेंगे, आप हमेशा उन्हें क्या है, एक डंडे यानी कि इस तरीके से क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। उनकी जब गिनती करेंगे तो उन्हें एक मानेंगे। ठीक। दूसरा कह रहा है कि हर्ष स्वर कोई है और उस पर क्या लगा हो, चंद्र बिंदु लगा हो। क्या है, कोई हर्ष वर्ण है उस पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, चाहे वो उससे युक्त व्यंजन ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें हर्ष है, तो उसे हमेशा एक डंडा यानी कि लघु माने। जैसे देखिए यहाँ पे फसना है ना, अब देखो फा पे चंद्र बिंदु लगा है ना, तो इसको एक मानेंगे। अगर यही अनुस्वार लगा होता ना, अंग लगा होता ना, तो उसे 2 मात्रा देते। तो अगर हर्ष युक्त पे कोई भी व्यंजन या स्वर है उस पर चंद्र बिंदु लगा होगा बच्चा, तो हमेशा उसे एक डंडा मानेंगे। ये 2 नियम है आपके लघु। क्या, कोई भी हर्ष स्वर है या फिर उससे युक्त कोई व्यंजन होगा उसे एक मात्रा, हर्ष स्वर पर अगर चंद्र बिंदु लगा है तो उसे एक मात्रा दिया जाएगा। ठीक है। अब गुरु क्या कहता है, गुरु कहता है कि बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ इत्यादि दीर्घ स्वर या फिर उससे युक्त कोई भी व्यंजन है, यानी कि अगर मान लीजिए का, कि, कु, उससे युक्त कोई भी व्यंजन है, अगर ये दिया है तो उसे आप यश से निरूपित करेंगे, 2 गिनती मानेंगे। ठीक है। ए ए ओ औ ये संयुक्त स्वर हैं, आप सभी को पता है, या फिर इनसे मिले कोई व्यंजन है। ठीक है, मतलब के, ऐसे इन पे युक्त कोई भी व्यंजन अगर हो गया तो भी आप इनको क्या है, 2 मात्रा देंगे, यश से इनको क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आम दिया हुआ, आ पे बड़ा की मात्रा है ना, तो हम इसको 2 मानेंगे। माँ हमारा अकेला है, एक मात्रा हर्ष स्वर है। ए ए ओ औ दिया है, अब देखिए यहाँ पे एकता लिखा है ना, ए हमारा ए रूप में है, 2 मात्रा, का पे हर्ष स्वर है इसलिए 1 मात्रा, ता पे बड़ा की मात्रा है तो 2 मात्रा हम देंगे। अब देखिए अनुस्वार युक्त कोई भी वर्ण है, जो मैंने बताया ना कि अगर अनुस्वार लगा, जैसे चंचल लिखा है ना, अब देखिए चा पे अनुस्वार, अगर चंद्र बिंदु लगा होगा तो उसे 1 मात्रा, यदि अनुस्वार यानी कि अंग की मात्रा लगी होगी उस पे तो हमेशा उसे कितना, 2 मात्रा, यानी कि आप उसे क्या मानोगे बच्चा, गुरु मानोगे। दिमाग में रख लीजिएगा, नहीं तो आपका प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है। आगे देखिए, जैसे वही बताया गया है, लेकिन चंद्र बिंदु वाला जो गुरु वर्ण रहेगा वो गुरु नहीं रहेगा, वो हर्ष वर्ण रहेगा। विसर्ग युक्त कोई भी वर्ण है, यानी कि अगर विसर्ग लगा है किसी वर्ण में तो उसे भी आप क्या मानेंगे, गुरु मानेंगे। ठीक है। संयुक्त वर्ण के पूर्व का जो वर्ण होता है वो क्या होता है, वो गुरु वर्ण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए आपको लिख के दे दिया हिंदी, ठीक है। अब देखिए दा पे बड़ी की मात्रा है,
संयुक्त वर्ण क्या कहते हैं? एक पूरा वर्ण और एक आधा वर्ण। ठीक है, अब देखिए एक पूरा वर्ण है, इससे एक आधा वर्ण है, ये संयुक्त वर्ण है, दा की मात्रा है, तो इसको अब इसके पूर्व का जो वर्ण होगा, चाहे हर्ष होगा चाहे दीर्घ होगा, इसको आप क्या मानेंगे? दीर्घ ही मानेंगे, यानी कि इसे क्या देंगे आप? दो मात्रा। जैसे यहाँ पे कर्म लिखा हुआ है ना, कर्म। ठीक है, अब देखिए माँ में रा लगा हुआ है ना, यानी कि इस पे एक मात्रा, क्योंकि माँ इसके पूर्व का, अब ये का क्या है? हर्ष वर्ण है, लेकिन क्योंकि संयुक्त है, संयुक्त वर्ण किसे कहेंगे? जब एक पूरा वर्ण हो और उसके साथ कोई आधा वर्ण है। ठीक है, उसके पूर्व का जो वर्ण होगा, चाहे हर्ष होगा बच्चा चाहे दीर्घ होगा, हमेशा उसे गुरु ही मानोगे, दो मात्रा ही देंगे। ये पॉइंट है। जैसे मान लीजिए छंद ही लिखा है, ठीक है, छंद लिखा है, अब दा अकेला है, एक मात्रा दिया, अब इसके पूर्व का जो वर्ड है वो चाहे हर्ष होगा चाहे दीर्घ होगा, इनको क्या देंगे? दो मात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसको गलती से गलत मत करिएगा, नहीं तो आप इसमें क्या होता, अब इसमें क्या करेंगे कि ये भी हमारा अकेला है, ये भी हमारा अकेला है, उसको एक मात्रा, और आधा कभी नहीं रहेगा। ठीक है, आधे को कोई मात्रा नहीं दिया जाता। एक बात ये भी याद रखिएगा कि नहीं कि आधा है तो उसको कोई मात्रा दे दीजिए, नहीं बच्चा। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? चलो जैसे मान लो एक और दिख देते, जैसे संस्कृत लिखा है। ठीक है, अब देखो ता को एक मात्रा, का पे री है एक मात्रा, इसके पूर्व वैसे भी अनुस्वार लगा है तो इसको दो मात्रा देंगे। ठीक है, इससे आधे से कोई मतलब नहीं रहेगा, आधे को कोई मात्रा नहीं देंगे, मतलब अगर आधा है तो 1.5 है तो उसके पूर्व 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना ये पॉइंट सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि यहीं से आपका फिर मात्रा नहीं बनता और प्रश्न गलत हो जाता है। अब देखो बच्चा, गढ़, गढ़ क्या होता है? वर्णिक में गुरु और लघु के क्रम को बनाए रखने के लिए, मतलब लघु का जो क्रम है, गुरु का जो क्रम है, उसको बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गणों का प्रयोग करते हैं। 3 वर्णों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चा? गण कहा जाता है। इसका क्या सूत्र है? यमाता राज भान सलगा, और सूत्र के आधार पर गणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 8 मानी। यानी कि क्या है, कितना पूछा जाए, गण कितने वर्णों के समूह होते हैं बच्चे? तो 3 वर्णों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। गणों की संख्या कितनी है? 8 गणों की। ये सूत्र याद रखोगे ना, यमाता राज भान सलगा, तो कभी भी गण का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। देखो जैसे यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, यमाता राज भान सलगा, यही सूत्र था ना, यमाता राज भान, थोड़ा इधर लिखें तब आपको ये कायदे से दिखेगा। यमाता राज भान और बच्चा सलगा, ये सूत्र है। अब देखो आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं ना, यशोदा में क्या है, तालाब में क्या है, कौन सा गढ़ का प्रयोग किया गया, तो आप कंफ्यूज, क्योंकि अब यगड़ मगड़ तगड़ जगड़ का सूत्र नहीं याद कर सकते हो ना, तो 8 जो होते हैं ना वो यही होते हैं, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ये आपके क्या हैं? ये आपके गढ़ होते हैं। ठीक है, अब इन्हें याद कैसे रखोगे? अब देखो कुछ नहीं, ये सिर्फ ये सूत्र याद रखना, यमाता राज भान सलगा, थोड़ा सुंदर सुंदर लिख दे, नहीं तो कहोगे मैडम आपकी राइटिंग बड़ा, देखो यमाता राज भान, बच्चा मेरी राइटिंग ना इसमें सुंदर नहीं बन पाती, मैं क्या करूं? हैं? कितना भी सोचती हूँ ना बहुत सुंदर लिख दूं एकदम, लेकिन नहीं हो पाता। अब देखो, चलो छोड़ो उसको। अब यमाता राजभान, अब देखो कुछ नहीं करना, 3 वर्णों का समूह ना। अब देखो या से क्या हो जाएगा? यगड़ होगा, तो या के आगे के जो तीनों है ना उनको ले लीजिए। अगर यगड़ है, यगड़ का आपसे सूत्र पूछ लिया है, ठीक है, कि यगड़ का सूत्र क्या है, तो अगर आपको याद नहीं है तो बस या के आगे का जितना है, यानी कि या के आगे 3 वर्ण कौन कौन है? यमाता है। ठीक है, यानी कि यमाता किसका सूत्र है? यगड़ का। यगड़ का क्या सूत्र हो जाएगा? या में 1 मात्रा, मा में 2 मात्रा, ता में 2 मात्रा, ये होगा ना। यानी कि यशोदा जब लिखा गया, आप पूछा गया यशोदा में क्या लगा, तो आपने ऐसे लगाया ना, तो तुरंत आप दिमाग लगाओ, ये सूत्र याद रखोगे तो देखोगे किस पे आ रहा है। अब मान लीजिए आपसे पूछा गया कि मगड़ का सूत्र क्या है, तो बच्चा बस माँ के आगे के जितने
तीन वर्ण जो हैं वो मगड़ के सूत्र हो जाएंगे, यानी कि कौन से, मातारा, तीन वर्ण मातारा है ना, तो बस मगड़ का सूत्र क्या है, गुरु गुरु गुरु। जैसे माता जी का उदाहरण दिया था कि माता जी का किसमें, माता जी में क्या लगेगा, माँ में 2 मात्रा, ता में 2 मात्रा, जी में 2 मात्रा, ऐसे लगेगा ना। अब आपसे पूछा गया तगड़ का सूत्र क्या है, तो बस ता के आगे के 3 अक्षर, यानी कि ता के आगे का 3 वर्ण कौन, 3 वर्णों का समूह ही तो ना बच्चा गढ़ होता है ना, तो ता के आगे का तराज, तराज होगा ना, तो बस तगड़ का सूत्र क्या है, गुरु गुरु लघु, जैसे कि तालाब में है। अब पूछा गया कि रगड़ का सूत्र क्या है, तो बस रा के आगे का 3 वर्ण, यानी कि क्या हो जाएगा, राजभा, यही तो होगा ना, तो बस रगड़ का सूत्र आपका राजभा हो गया, जैसे आपका राम जी दिया है। अब पूछा गया जगड़ का सूत्र, तो जा के आगे के मतलब जा भा न, यही तो 3 वर्ण है ना, जाके आगे का, तो बस जगड़ का सूत्र क्या है, लघु गुरु, आपका लघु। ठीक, आपसे पूछ लिया भगड़ का सूत्र क्या, तो भा के आगे का 3 अक्षर हो जाएगा, भानस हो जाएगा ना, तो भगड़ का सूत्र क्या हो गया, गुरु लघु लघु, जैसे भारत में दिया है। अब आपसे पूछ लिया नगड़ का सूत्र क्या है, तो भैया ना के आगे का 3 वर्ण ले लेंगे, क्या है ना के आगे, नसल, नसल ही तो है ना तीनों वर्ण, तो बस लघु 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 हो जाएगा। अब पूछा गया अच्छा सगड़ का क्या सूत्र होगा, तो बस सा के आगे का 3 वर्ण ले लेंगे, सलगा। ठीक है, अब मान लो ये तो चलो ऐसे ही है। अब ऐसे अगर पूछ लिया आपसे कि जगड़ का सूत्र बताइए क्या होगा, तो बस हम जाके आगे का 3 वर्ण ले लेंगे। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया कि भाई ये जो नस्ल है इसका, तो ना के आगे का 3, मतलब कहीं से कुछ भी, बस आप ये सूत्र याद रखोगे ना बच्चा, कहीं से किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा ना, आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे याद करते रहेंगे, यगड़ का सूत्र ये है, मगड़ का सूत्र ये है। अब जैसे मान लीजिए नमन ही दे दिया, नमन में पूछा गया लघु लघु लघु, अब आप देखोगे किसमें ये तीनों वर्ण का आ रहा है। ठीक है, बस तुरंत देखिए आप नस्ल में आ रहा, आप तुरंत बता देंगे। ठीक है कि नहीं, थोड़ा सा समझना, एक बार समझ में आ जाएगा, कभी बच्चा ये गलती से नहीं भूलेगा। बस यमाता राजभान सलगा बताना है। गढ़ जो होते हैं, गढ़ों की संख्या कितनी, 8 है। कितने वर्णों का समूह होता है गढ़, तो 3 वर्णों का, और यही गढ़ों का नाम यही है, यगड़ मगड़ तगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ये उसका है। आपसे पूछा जाए तगड़ का सूत्र क्या है, जगड़ का सूत्र क्या है, भगड़ का सूत्र क्या है, मगड़ का सूत्र क्या है, कुछ भी पूछा जाए, एकदम ऐसे स्टाइल में रहने का, ठीक है ना, और फटाफट उत्तर देने का, ये वाला। चलो अब देखो छंदों के भेद। तो वर्ण और मात्रा के विचार से जो छंद होते हैं ना बच्चे, उनके 4 भेद होते हैं, एक मात्रिक, वर्णिक, उभय और मुक्तक छंद। ठीक, आइए थोड़ा इनको देखते हैं। देखो मात्रिक छंद क्या कहता है कि मात्राओं के गणना के आधार पर जिस छंद की रचना व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, मात्रिक छंद। ठीक है, यानी मात्रिक छंद कहता है कि भैया हमें जो देखना है ना, हमें मात्रा देखना है कि कौन से मात्रा का प्रयोग किया गया, गुरु लघु क्या है, ये आपको देखना है। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, इसमें दोहा चौपाई सोठा ये सब आते हैं। वर्णिक छंद कह रहा है कि देखो भैया हमें ना मात्रा वात्रा से कोई मतलब नहीं है, हमें वर्ण कितने हैं वो बताने हैं आपके। ठीक है, ये हमारी पहचान है। तो जिनमें हमें वर्णों की संख्या और नियम का ध्यान रखना होगा वो वर्णिक, और जिनमें हमें मात्राओं की संख्या और उनके नियम को ध्यान रखना होगा वो हमारी मात्रिक। ठीक है, अब इंद्र ब्रजा, उपेंद्र ब्रजा, हरि गीतिका, सवैया, ये सब वर्णिक छंद में आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जो मात्रिक हैं, जो वर्णिक हैं, उनके 3 भेद होते हैं। जैसे होते हैं सम। सम में क्या कहते हैं कि भाई जिन वर्णों या मात्राओं की संख्या चारों चरणों में समान हो। ठीक है, मतलब क्या है, हर चरण में 16 ही मात्राएं आए। जैसे हमारा चौपाई, तो जिनमें जिन वर्णों या मात्राओं की संख्या क्या होती है, चारों चरणों में समान है, वो सम। और अर्ध सम क्या होता है कि जहां पहले और तीसरे चरण में मात्रा बराबर है, यानी कि पहले में 11 आ रहा है, तीसरे में भी 11 आ रहा है, दूसरे में 13 आ रहा है, तीसरे में भी 13 आ रहा है। जब इस तरीके से जो रहेगा वो अर्धसम। ठीक है, और क्या होता है, विषम छंद कहता है कि जहां भैया
जो चारों चरण हैं उनकी संख्या और मात्रा में असमानता हो, ये ना हो सकता है पहले में कुछ और हो, दूसरे में कुछ और हो, तीसरे में कुछ और हो, मतलब समानता नहीं है जिसमें, वो हमारा विषम कहलाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। सम में चारों चरणों में समान मात्राएं, अर्ध सम में पहले और तीसरे में समान, दूसरे और चौथे में समान। विषम में क्या है कि चारों चरणों में वर्णों या मात्राओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है बच्चे, असमान होती है। ठीक है, उभय छंद किसे कहते हैं, तो गणों में वर्णों का बधा हुआ होना जो होता है उसे उभय छंद कहते हैं। ठीक है, इन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की समानता बनी रहती है। मतलब आपको सिर्फ क्या पढ़ना है बच्चे, मात्रिक और वर्णिक पढ़ना है, उभय छंद नहीं पढ़ना है। तो आपका क्या है उभय छंद, जिसमें गणों में वर्णों का बधा होना प्रमुख लक्षण है उभय छंद का, जिन्हें वर्णिक वृत्त भी कहते हैं। और इसमें मात्रा और वर्ण दोनों में, जो ये इस प्रकार के छंद होते हैं उसमें मात्रा और वर्ण दोनों में बच्चा क्या बनी रहती है, समानता बनी रहती है। ठीक है, मुक्तक छंद, मुक्त छंद कहता है देखो भैया ना तो हमें वर्ण से मतलब है ना ही हमें मात्रा से मतलब है। यानी कि जब आपको वर्ण और मात्रा का कोई ध्यान ही नहीं देना हो, केवल लय का ध्यान देना हो, जैसे आजकल के जो गाने होते हैं ना उनमें थोड़ी मतलब कितना वर्ड कितना वर्ड, खाली खाली लय होना चाहिए, कुछ भी गा दिया जाए, तो वो हमारा मुक्तक छंद। मुक्तक छंद पर आधारित पहली जो रचना है ना बच्चा, वो जूही की कली, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मानी जाती है, वो है। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाए मुक्तक छंद पर आधारित पहली रचना, तो जूही की कली किसकी है, तो निराला जी से आगे जी की जो भी कविता है ना वो सारी मुक्तक छंद पर है। अब देखो, अब जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आएंगे, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे मात्रिक छंद के भी बहुत भेद है, वर्णिक छंद, लेकिन हम लोग वही पढ़ेंगे ना बच्चा जो इम्पोर्टेंट है। और हम जानेंगे, मान लीजिए अगर आ गया तो हम मात्रा वात्रा का इतना ध्यान ना दे के अगर हमारे पास कोई ट्रिक है ना तो वो कैसे अपनाएंगे। तो आ जाओ भाई, देखो सबसे पहले है दोहा। बहुत दोहा आप सभी पढ़ते होंगे, ठीक है। अब दोहा क्या कहता है, दोहा कहता है देखो भैया आपने पढ़ा कि चरण होंगे 4, अब दोहा में 2 अक्षर हैं, इसलिए भैया पहले ज्यादा संख्या हमारे में आएगी, क्योंकि दोहा और सोठा एक दूसरे के एकदम पक्का दुश्मन है। तो दोहा का देखो भैया हम 2 अक्षर से बने हैं, इसलिए जो ज्यादा संख्या वाली बात है ना वो ज्यादा पहले हमरे में आएगी। तो दोहा जो है वो क्या होता है, इसमें पहले 13, 11, 13, 11 की मात्रा है, यानी कि इनमें पहले और तीसरे चरण में 13, 13 और दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 11, 11 बच्चा मात्रा। यानी कि ये कैसा छंद हो गया, अभी आपने पढ़ा ना अर्धसम कह रहा था ना कि जिसके पहले और तीसरे में समान, दूसरे और चौथे चरण में समान, यानी कि जो दोहा हुआ वो कैसा छंद हुआ बच्चा, वो अर्धसम मात्रिक छंद हुआ। यानी कि इनके विषम चरणों में 13, 13 और सम चरणों में कितना बच्चा, 11, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए दोहा दे दिया, ठीक है, अब आपका मन नहीं कर रहा, टाइम कम है कि भैया कैसे मात्रा लगाएं, सबका देखें गुरु लघु गुरु लघु, तो बच्चा कुछ नहीं करना। अगर है आपका दोहा तो सिर्फ आप देखिए उसके दूसरे और चौथे चरण को, ठीक है। जब दूसरे और चौथे चरण को देखेंगे तो दोहा के अंत में गुरु के साथ आपको लघु बच्चा जरूर दिखाई देगा, ठीक है। ये इसकी पहचान है। जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। अब मान लीजिए हमारे पास समय का अभाव था, वैसे सब पे मात्रा लगी, आप एक बार देख लीजिएगा। समय का अभाव था तो हमने क्या देखा, हमें याद आया कि अच्छा दोहा का दूसरा और चौथा चरण देखना है। दूसरे और चौथे चरण के अंत में हमें गुरु के साथ लघु दिखाई देगा। हमने फटाक से ये भैया पहला चरण हो गया क्योंकि यहाँ विराम लगा हुआ, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, ये चौथा चरण हो गया। हमने दूसरा और चौथा चरण देखा तो भैया हमें गुरु के साथ क्या दिखाई दिया, लघु दिखाई दिया। जैसे ही हमें गुरु के साथ लघु दिखाई दिया, हमने विकल्प में देखा तो हमें क्या दिखाई दिया, दोहा वाला ऑप्शन, हम उस पर टिक कर देंगे। ये बच्चा दोहा की क्या है,
पहचान है। और बाकी क्या है, दोहा के पहले चरण में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13 और चौथे में 11 मात्राएं आती हैं। यानी कि दोहा 2 अक्षर से बना है, इसलिए ज्यादा संख्या इसमें क्या आती है बच्चा, पहले आती है। क्लियर हो गया ना, दोहा कभी गलती से गलत नहीं होना चाहिए। बाकी मात्रा आप सभी कर लेना और ढूंढ ढूंढ के दोहा देखना कि यही वाला नियम वहां पे क्या होगा बच्चा, लागू होगा। ठीक है, अब सोठा कह रहा है दोहा का एकदम पक्का दुश्मन। सोठा कह रहा है कि अच्छा देख लो, ज्यादा शब्द हमें लिखने में आ रहा है ना, दोहा में 2 अक्षर लगा था, सोठा में 3 अक्षर लगा था। कह रहे हैं कि ज्यादा शब्द लग रहा है तो भाई 4 चरण होंगे, इसलिए कम संख्या पहले आएगी। यानी कि सोठा में 11 13 की मात्रा होती है। अब इसमें भी वही चीज है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। यानी कि इनका पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा चरण समान है। इसका मतलब ये कैसा छंद हुआ, ये अर्धश्रम, क्योंकि हमने यही पढ़ा था। ये किसके विपरीत होते हैं, ये दोहे के विपरीत होते हैं। इनके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। अब मान लीजिए इनकी पहचान क्या है। ठीक है, तो बच्चा जब आपका रहेगा सोठा तो आपको क्या देखना है, दोहा वाले पहले नियम नहीं लागू होगा। सोठा के पहले और तीसरे चरण को देखना, ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इनका जो बच्चा पहला और तीसरा चरण होगा ना, उनके अंत में आपको लघु जरूर से जरूर दिखाई देगा। अब भैया लघु हमको दिखाई दिया, बैन लघु, ठीक है, करुणायन लघु, सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन, चितह जान की लखन तन। तो बस हमें लघु लघु दिखाई दिया, हम तुरंत बता दिए। अब कहाँ यहाँ पे दोहा वाला कोई फीलिंग आ रहा, मान लीजिए पहले में लघु के साथ गुरु, लेकिन दूसरे में तो लघु लघु आ रहा ना। क्लियर हो गया ना सभी को, सोठा डन। चलो, तो सोठा की क्या पहचान है, इसका पहला और तीसरा चरण देखना है। अगर सोठा है तो पहले और तीसरे चरण के अंत में हमें क्या दिखाई देगा, गुरु दिखाई देगा। अगला हमारा चौपाई। चौपाई क्या कह रहा है, चौपाई कह रहा है 40 चौपाइयों का समूह क्या बनता है, पता है ना आपको। 40 चौपाई का समूह बनाता है क्या, 40। ठीक है, यानी कि आप पढ़ते हो ना हनुमान चालीसा, उसमें 40 चौपाइयां होती हैं। तो देखिए प्रत्येक चरण में इनके कितने, 16 मात्राएं। यानी कि क्या है, जब प्रत्येक चरण में मात्रा समान होती है तो उसे सममात्रिक कहते हैं। यही तो पढ़ा ना सम में, तो सममात्रिक यानी कि चौपाई सममात्रिक। और इनकी क्या पहचान है कि इनके अंत में दीर्घ के बाद कभी भी हर्ष वर्ण नहीं आएगा, अर्थात पदों का जो अंतिम वर्ण रहेगा ना वो समान रहे। यानी कभी ना तो अंतिम में ना दीर्घ के साथ लघु, ना लघु के साथ दीर्घ, ऐसा कुछ नहीं आएगा। जो भी रहेगा, अगर गुरु गुरु है तो हमेशा क्या रहेगा बच्चा, गुरु गुरु ही रहेगा। कभी लघु के साथ गुरु, ना गुरु के साथ लघु आपका नहीं आएगा। तो इनकी क्या पहचान है, इनका अंतिम अक्षर क्या होता है बच्चे, समान होते हैं। यही इनकी क्या है पहचान। यानी कि चरणों के अंत में ना तो जगड़ ना तो तगड़ वगड़ नहीं आता, क्योंकि देखो इसमें कहाँ हो जा रहा है ना, गुरु के साथ लघु, लघु के साथ गुरु, यही तो हो रहा है ना। तो बंदव गुरु पद पदुम परागा, देखो गुरु गुरु आया ना, सूरज सुभाष सरस अनुरागा, गुरु गुरु आया ना। अमीय मूर्य में चूरन चारू, गुरु गुरु आया ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, बड़ाऊ की मात्रा है तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, चंद्र बिंदु है तो उसे 2 मात्रा। समन सकल भौ रुज परिवारु, 2 मात्रा ना। अब यहाँ पे अगर अनुस्वार हो, अगर क्या होता, अगर यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा होता तो इसे लघु मान लिया जाता। क्लियर हुआ सबको, चलो वेरी गुड। अब देखो रोला क्या कहता है, रोला कहता है 4 चरण 11 13। अब बात आती है मैम सोठा में भी तो यही चीज पढ़े थे, लेकिन क्या है सोठा में क्या है, वो फिक्स है कि आपका पहले तीसरे में इतना। और इसमें क्या है, इसमें ये कह रहे हैं कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। जरूरी नहीं है कि हो सकता है पहले 13 आए फिर 11 आए, हो सकता है पहले 11 आए, मतलब टोटल आपकी 24 मात्राएं ही आनी चाहिए। और जो सोठा का रूल था कि पहले और तीसरे चरण में आपका लघु आएगा, ये इसमें नहीं होगा। देखो 4 चरण 11 13 मात्राएं, यानी कि प्रत्येक चरण में टोटल जो होनी चाहिए वो आपकी 24 मात्राएं होनी चाहिए। जैसे मूलन ही की जहां अधोगति
केसव गाई होत हुतासन धूम नगर एको गलिनाई। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुरु आ रहा है क्योंकि हा पे बड़ा की मात्रा अनुस्वार लगा है। जब दीर्घ वर्ण उसके साथ जब चंद्र बिंदु लगेगा तो उसे पता है गुरु दिया जाना। हर्ष के साथ जब चंद्र बिंदु लगेगा तो उसे लघु। यहाँ पे भी देखिए, क्लियर ना सबको। तो रोला में क्या है, टोटल 24 मात्राएं होंगी। बैरो कहता है कि ये अर्धसम है, यानी कि इसके पहले और तीसरे चरण में बच्चा 12-12 और दूसरे और चौथे चरण में 7-7, यानी कि जब अंतिम लाइन छोटी सी दिखे ना तुरंत समझ जाइए बैरो है। ठीक है ना। बैरो में देखिए, अब यहाँ पे छोटी छोटी लाइन दिख रही है ना, बस यही इसकी पहचान है। क्या है कि पहले 12-12 और मतलब पहले और तीसरे चरण में 12-12 और दूसरे और चौथे चरण में क्या है 7-7 मात्राएं, यानी कि जब अंतिम वाली लाइन छोटी छोटी दिखने लगे तो समझ जाइएगा ये किसकी पहचान है, बैरो की पहचान है। ठीक है ना। बाकी मात्रा देखो सब पे लगा दिया इसीलिए ताकि आपको परेशानी ना हो। कुंडली क्या कहता है, कुंडलिया कहता है देखो भैया अभी तक आप पढ़ रहे थे 4 चरण, लेकिन हम वो वाले हैं जिसमें 4 नहीं बल्कि कितने चरण होंगे, 6 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। और मैंने क्या कहा था, जब 4 से अधिक बच्चा 6 चरण होगा ना तब वो 2 लोगों से मिलकर बनाओगे, यानी कि जो कुंडलियां है ना वो दोहा प्लस रोला से मिलकर बने हैं। किससे, दोहा प्लस रोला। यहाँ पे देखिए ना, दोहा और रोला छंद को मिलाने से कुंडलियां छंद बनता है। जो कुंडली की प्रथम 2 पंक्ति होती है वो दोहा छंद और अंतिम जो 4 पंक्ति होती है वो रोला छंद होता है। ठीक, अब बात आती है अरे मैम तो बहुत लंबा है, कुंडली दे देगा तो कैसा पहचानेंगे। तो कुंडली कहता है कि तुझ पे शुरू और तुझ पे खत्म, यानी कि जहां से अगर कुंडली है तो जहां से शुरू होगा वहीं पे ही जाकर बच्चा क्या होगा, खत्म होगा। जैसे कृत घन से ये शुरू होगा और कृत घन पर ही खत्म होगा। दोहा जिस पर खत्म होगा रोला उसी लाइन से शुरू होगा। जैसे तौ ना अपनो होए, पहली 2 पंक्ति दोहा की है ना और अंतिम की 4 पंक्ति रोला की है ना, तो तौ ना अपनो होए पे ये खत्म हो रहा है, तो तौ ना अपनो होए से ही रोला क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो देख रहे हो कितना इजी है, अब पूरा मात्रा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तुझ पे शुरू तुझ पे खत्म, बस कृतघन से शुरू कृतघन पर खत्म। ठीक है, दोहा की लाइन जहां पे खत्म हो रही है उसी लाइन से हमारा जो रोला है वो क्या हो जा रहा है, शुरू हो जा रहा है। तो बस बच्चा ये है कुंडली, खत्म बवाल। ठीक है ना, देख लो कितना इजी सा है, इतना परेशान होने की आवश्यकता, अब तो चुटकी बजाकर ही प्रश्न कर ले जाओगे। अगला देखिए हरिगीतिका। हरिगीतिका सममात्रिक छंद क्यों है, क्योंकि ये कह रहे हैं देखो भैया हमारे प्रत्येक चरण में ना 28 मात्रा होगी, यानी जब बहुत लंबी लाइन दिख जाए ना तो समझ जाइएगा कि बस ये कह रहे हैं कि हमारे प्रत्येक चरण के अंत में या तो आपको गुरु दिखाई देगा या फिर 2 लघु वर्ण आएंगे, या तो गुरु आएंगे और या तो 2 लघु वर्ण अगर एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो वो पहचान किसकी है, हरिगीतिका। जैसे कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, अब देखो ए शब्द आ रहा ना, गुरु गुरु आ रहा ना, और कौन सा अलंकार है, मानो शब्द दिखाई दे रहा है। और जब कल्पना व्यक्त की जाती है उपमेय उपमान का तो वहां पे होता है उत्प्रेक्षा। मनहु मानो, मनु जनु तनु, ऐसे शब्द दिखाई दे तुरंत बता देना है उत्प्रेक्षा। तो हरिगीतिका क्या है, सममात्रिक। क्यों सममात्रिक, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। पहचान क्या है कि प्रत्येक चरण के अंत में या तो हमें गुरु दिखाई देगा या फिर हमें क्या है 2 लघु वर्ण अगर दिखाई दे रहा है तो तुरंत बता देना है वो आपका हरिगीतिका। ठीक है ना बच्चे, तो ये तो हमारा क्या था, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में जितना आपके लिए महत्वपूर्ण था सब हमने बताया है। जिनसे भी आपका प्रश्न पूछा जाए कि क्या पहचान है, कैसे क्या है, मतलब आपके प्रश्न गलती से भी गलत नहीं होने चाहिए। फिर भी अगर कहीं पे ऐसा लगता है कोई पॉइंट्स की नहीं समझ में आया है तो आप उस चीज को पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज नहीं समझ में, आप एक बार पूछोगे ना हम आपको 10 बार बताएंगे। अब देखो वर्णिक छंद के क्या क्या भेद है जो आप इंपॉर्टेंट, देखिए इंद्रवृजा,
इंद्रप्रजा कहता है इंद्रप्रजा ता जा ग से, यानी इसका ये सूत्र है इंद्रप्रजा ता जा ग से। जो गढ़ पढ़े थे ना, तगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु, ठीक है ना, वही तगड़ मगड़ अब यहाँ पे काम देगा। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि इंद्रप्रजा अगर है तो उसमें 11 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा, ये तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए क्या है, तगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु अगर आ रहा है, यानी कि प्रत्येक चरण में यदि 2 तगड़ 1 जगड़ 2 गुरु अगर आ रहे हैं और उनके आने पर 11 वर्ण अगर होते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है, इंद्रप्रजा हो जाता है। जैसे देखिए, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, अब देखो ये आ रहा ना, मैं में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण है ना। तो अगर 11 वर्ण दिखाई दे रहा है, या सिर्फ आपसे अभी तक तो ऐसे ही प्रश्न आए, इंद्रप्रजा कैसा छंद है, वर्णिक है या फिर मात्रिक, तो आप बताएंगे वर्णिक। इंद्रप्रजा में कैसा समछंद है, प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होंगी, ठीक है। 11वें पर यति लगती है, आप उन्हें गिनेंगे तो 11 वर्ण आपका दिखाई देगा, ठीक है ना। आगे देखो, उपेंद्रप्रजा में भी 11 वर्ण आते हैं, लेकिन इनका क्या सूत्र है, उपेंद्रप्रजा ज त ज ग से, यानी कि जगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु, ऐसे 11 वर्ण आते हैं, ठीक है। अब देखिए, बड़ा विछोटा कुछ काम कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण आ रहे हैं ना। तो इनके प्रत्येक चरण में क्रम से जगड़ तगड़ जगड़ 2 गुरु के साथ 11 वर्ण होते हैं। 11वें वर्ण पर क्या है, यति, यानी कि विराम लगा होता है। इस प्रकार इंद्रप्रजा उपेंद्रप्रजा के प्रत्येक प्रथम वर्ग में गुरु लघु होने का ही क्या होता है, अंतर हो जाता है इसमें, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना सबको। उपेंद्रप्रजा कैसा है, वर्णिक छंद, इसमें भी 11, लेकिन इनका सूत्र ये है। इंद्रप्रजा में भी 11 वर्ण आते हैं, उनका सूत्र वो है, ठीक है। अभी तक इतना कठिन पूछा नहीं, आपसे सिर्फ पूछा जाता है कौन सा छंद है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दी हूँ आपको, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर में देखे ना, वो सिर्फ इतना पूछता है कि किसका है, ये वर्णिक है या फिर मात्रिक है। वसंत तिल का समछंद है, इसमें कितने 14 वर्ण होते हैं। आपको मात्रा नहीं, सिर्फ वर्ण देखना है, ठीक है। होती, इसका सूत्र ये, होती बसंत तिल का ता भ ज ग, यानी कि तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ गुरु गुरु आते हैं। इनके प्रत्येक चरण में 1 तगड़ 1 भगड़ 2 जगड़ और 2 गुरु के क्रम से आपके क्या बन जाते हैं, 14 वर्ण होते। 14वें वर्ण पर यति, यानी कि विराम चिन्ह जो होता है वो 14वें वर्ण पर होता है। जैसे बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, बात बड़ी सरस कहते, बाता बड़ी सरस थे कहते बिहारी। अब यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 वर्ण ना। छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 वर्ण आ रहे ना। तो 14 वर्ण जो होते हैं वो किसमें आते हैं, वसंत तिलका में आते हैं। वसंत तिलका क्या है, ये आपका समछंद है, किसमें आता है, वर्णिक छंद में हमें मात्रा से कोई मतलब नहीं होता है। मालिनी या फिर मंजू मालिनी, इसमें कितने वर्ण होते हैं, सिर्फ इतना याद रखना है, 15 वर्ण, ठीक है। इसका क्या है सूत्र, ना ना मा या मिला के मालिनी मंजू होती है, यानी कि नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ यगड़ मिला के जो है मालिनी मंजू बनती है, मंजू मालिनी जो है। इनके प्रत्येक चरण में 2 नगड़ 1 मगड़ 2 यगड़ के क्रम से 15 वर्ण बनते हैं, ठीक है। और 7वें और 8वें वर्णों पर यति, यानी कि विराम लगा रहता। अब यहाँ पे देखिए, पल पल जिनके मैं पंथ को देखती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो है ना। निस्दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, निस्दिन थी जिसकी ध्यान में, यहाँ पे निस्दिन में जिसके ध्यान में थी, यहाँ पे देखो मैं शब्द भूल गया है, तभी मैं सोच रही हूं मैं,
अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो जो हमारा मालिनी है निस दिन में जिसके ध्यान में थी बिताती, तो आपका 15 वर्ड जो होगा वो मालिनी, मंजू मालिनी, मल्लू मालिनी कैसी है, समछंद है, ठीक है ना बच्चे। तो यहां तक सभी का क्लियर हुआ। देखो अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश किया है कि एक एक जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं ना वो सारी बातें बताने की। फिर भी अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है कुछ कि ये चीज हमें नहीं समझ में आया है, ठीक है ना, ये चीज हमें फिर से बता दीजिए, तो आप उस चीज को जरूर पूछे, क्योंकि हमारा तो यही है ना कि हम तो जो पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हो अपने बच्चे को, हम बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो यही सोचेंगे ना बच्चा। तो अगर कहीं पे लगेगा, कुछ भी ऐसा लगेगा तो आप बेझिझक होके पूछिएगा। बाकी चलते हैं हमारे प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न आपके पिछले सत्र में आए हुए हैं। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है। तो छंद का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है, यस, ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में छंद की सबसे पहला उल्लेख, छंद को अन्य नाम से हम लोग क्या कहते हैं, पिंगल शास्त्र। क्यों कहते हैं पिंगल शास्त्र, क्योंकि छंद के जो आदि प्रणेता हैं वो कौन है, पिंगल नामक ऋषि हैं, इसीलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से जाना। कौन से धातु से बना है छंद, तो छिदि धातु से, संस्कृत के छिदि धातु से छंद की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे ए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कोई भी छंद किसमें विभक्त होता है, चरणों, यति, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। कोई भी छंद किसमें विभक्त होता है। अब देखो छंद क्या है, छंद के जो चरण होते हैं ना, मतलब छंद के जो अंग होते हैं ना वो चरण भी होते हैं, यति भी होते हैं, यानी कि दोनों में होता है ना। चरण 4 होते हैं, यति का मतलब होता है छंद को जब हम पढ़ते हैं तो जहां पे हमें रुकना होता है, जहां पे हमें विराम लेना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं ना। गति में होता है, तुक होता है, गढ़ होता है, ये सब छंद इस सब में विभक्त होता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक वाला। क्लियर हो गया ना, चलो वेरी गुड। और पता है ना जब 4 से 6 चरण हो जाते हैं तो वो 2 छंदों से क्या होते हैं बच्चा, मिलकर बने होते हैं। 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं, मतलब 4 चरणों में जब समान मात्राएं होती हैं तो उसे सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्धसम, या फिर ये सभी क्या कहते हैं, यस, क्या हो जाता है, वो सममात्रिक छंद होता है ना। जैसे आपका चौपाई हुआ, सममात्रिक छंद हुआ ना, उसमें जब चारों चरणों में समान मात्राएं होंगी, जब पहले तीसरे और क्या हो जाता है दूसरे चौथे में होंगे तब वो कुछ और ही हो जाता है ना बच्चा। तो यहाँ पे ए वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण, दोहा, सोठा, चौपाई, या फिर ये सभी। सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है, यस, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती है ना। दोहा की अगर हम बात करें, दोहा में 2 अक्षर इसलिए ज्यादा संख्या पहले, 13 11 13 11 होगा। सोठा में 3 अक्षर है इसलिए कम संख्या पहले, 11 13 11 13 के रेशियो में होते हैं ये, ठीक है ना बच्चे। अगला प्रश्न है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद क्या है, रोला, चौपाई, सोठा, या फिर बैरो। शिल्पगत आधार पर दोहे का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, यस बच्चा, सोठा। और सोठा की पहचान क्या है, सोठा का हम पहला और तीसरा चरण देखेंगे। सोठा के पहले और तीसरे चरण में हमें अंत में क्या दिखाई देगा, लघु दिखाई देगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो सोठा है। और दोहा की क्या पहचान थी कि हमें दूसरा और चौथा चरण देखना, हमें गुरु के साथ अगर लघु दिखाई दे रहा है तो वो हमारा दोहा है, ठीक है ना। अगला है, सुन सिए सत्य असीस हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। कौन सा छंद है, बैरो, सोठा, दोहा, चौपाई, क्या है। बस हमने अंतिम में देखा गुरु 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 गुरु,
तो जब हमें समानता दिखाई देगा तो हमें क्या बताना है, वो हमारे क्या हो जाते हैं, चौपाई। तो हमारा ये डी वाला विकल्प। और 40 चौपाइयों, जब 40 चौपाई होती है तो उससे बनता है चालीसा, यानी दुर्गा चालीसा हो, हनुमान चालीसा हो, ये जो चालीसा होते हैं उसमें 40 चौपाई होते हैं। ठीक है ना। अगला है, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वो छंद क्या कहलाता है? रोला, चौपाई, कुंडलियां, फिर दोहा। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वो क्या कहलाता है? यस, जब कम संख्या पहले होगा, मतलब कम शब्द पहले होगा तो ज्यादा संख्या, तो क्या हो जाएगा? हाँ, दोहा। दोहा का उल्टा क्या हो जाता है बच्चा? सोठा। ठीक है ना। अर्ध सममात्रिक छंद कौन है? रोला, दोहा, चौपाई या फिर कुंडलियां? अर्ध सम, जिसके पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होती हैं। यस बच्चा, दोहा, सोठा, ये सभी क्या हैं? अर्ध सम है, यानी कि बी वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा छंद। छंद संस्कृत के छिदी धातु से निकला हुआ है। छंद के आदि प्रणेता कौन है? पिंगल नामक ऋषि हैं, इसलिए इसे हम लोग पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले चर्चा ऋग्वेद में हुई है। दोहा, दोहा की पहचान क्या है? हमें दूसरा और चौथा चरण देखना है। अगर गुरु के साथ लघु दिखाई दे रहा है तो वो दोहा की पहचान है। सोठा दोहा का उल्टा होता है। इनके क्या, इन्हें अगर इनकी पहचान तो इनका पहला और तीसरा चरण देखना। अगर पहले और तीसरे चरण के अंत में हमें लघु दिखाई दे रहा है तो वो सोठा। चौपाई क्या है? हमें अंतिम में समानता दिखाई देगा। ठीक है। और कुंडलियां क्या कहता है? जिससे शुरू उस पे खत्म, यानी कि जिस शब्द से वो शुरू होते हैं उसी शब्द पे खत्म होते हैं। ठीक है। दोहा जिस पर जिस लाइन से खत्म होगा, रोला उसी लाइन से क्या हो जाता है? शुरू होता है। ये कुंडली की पहचान है। ठीक है। मात्रिक छंद में हमें मात्रा का ध्यान देना होता, हमें वर्णों से कोई मतलब नहीं होता है। वर्णिक छंद जो होते हैं वहां पे हमें मात्रा से कोई मतलब नहीं होता है, वर्णों से मतलब होता है। ठीक है। बाकी अगर लघु वर्ण है या उससे युक्त कोई व्यंजन है उसे हमेशा एक मात्रा देंगे। अगर गुरु वर्ण है या उससे युक्त कोई व्यंजन है उसे हम 2 मात्रा देंगे। ठीक है। और क्या? गण, 3 वर्णों का जो समूह होता है उसे गण कहते हैं। 8 गणों की संख्या क्या की गई है? बताई गई। यमाता, राज, भान, सलगा, ये क्या है? उनका सूत्र है। यगड़, मगड़, तगड़, जगड़, आप उनसे इनका सूत्र के आधार पर इनकी मात्रा को क्या कर सकते हैं बच्चे? निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो होमवर्क क्या है? छंद से संबंधित जो भी प्रश्न मिले उन प्रश्नों को देखना है, उन प्रश्नों को करना है। ठीक है। और अगर कुछ ऐसा दिखता है, कुछ अलग दिखता है, कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको क्या करना है? पूछना भी है कि मैम ये चीज बता दीजिए, ये चीज हमें नहीं समझ में। आप एक बार पूछोगे, हम आपको कितनी बार? 10 बार बताएंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, हम तो गूगल मैप की तरह है ना बच्चा, हम सिर्फ आपको क्या कर सकते हैं? रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन रास्ते पर जो चलने वाला काम है ना बच्चा, वो उसे आपको करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में और अगले टॉपिक के साथ। ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खूब सारा आशीर्वाद और खूब सारा प्यार। धन्यवाद बच्चे मेरे। थैंक यू।